हाँ हेलो। वो पार्ट 1 के लड़के, पार्ट 1 का ये हम शुरू करेंगे अभी नया चैप्टर। हमने बताया होगा पहले, रिलेटिविटी के ख़त्म होने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के नाम से है, और वो ग्रुप बी है जिसमें बहुत सारा चैप्टर्स है। इलास्टिसिटी से शुरू होता है। इलास्टिसिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, बेंडिंग ऑफ बीम्स है, फिर वो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम है। देयर आर सो मैनी चैप्टर्स, लेकिन फर्स्ट चैप्टर इज़ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में 3-4 क्वेश्चन पढ़ना है। और ये ग्रुप बी, इसमें बता दें हम, एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आता है, जवाब 4 का देना रहता है कंपलसरीली। और इससे पहले बताया था ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आता है, 1 का जवाब देना। फिर ग्रुप सी होगा वेव ऑसिलेशन, उसमें 2 क्वेश्चन आता है, 1 का जवाब देना। तो हम यहाँ के सिलेबस के हिसाब से यानी सिस्टमेटिक हम पढ़ा रहे हैं। ग्रुप ए फिनिश हो गया, ग्रुप बी स्टार्ट है, और ये मैकेनिक्स है पूरा। तो इसमें पहला जो चैप्टर है, पहला जिससे हमने बताया 4-4 क्वेश्चन है, वो है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी नाम सुना होगा आपने, इलास्टिसिटी, और शायद पता नहीं लड़के पढ़ते नहीं पढ़ते। क्लास 11th में भी इलास्टिसिटी का हल्का डेफिनेशन बताया गया है। यहाँ डेफिनेशन हम बता देंगे, लेकिन यह है कि मेन काम तो उसका डेरिवेशन है, और फिर उसके लिए फार्मूला डेराइव करना है। याद रखिए, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल में भी सॉलिड, मटेरियल में भी लिक्विड, मटेरियल में भी गैस। इलास्टिसिटी सॉलिड का भी होता है, इलास्टिसिटी लिक्विड का भी होता है, इलास्टिसिटी गैस का भी होता है। चारों का अपने लोगों को पढ़ना है, निकालना है, देखना है। देन इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये आप प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी मत बोल दीजिएगा, या प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर थिंग नहीं बोल दीजिएगा। ये इलास्टिसिटी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल में भी सॉलिड, मटेरियल में भी लिक्विड, मटेरियल में भी गैस, सब हो सकता है। अब ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? इससे क्या होता है, माने क्या कहते हैं? तो होता यह है कि मटेरियल जितना है उसका फॉर्म है। फॉर्म मीन्स शक्ल, रूप। कहते भी हैं विरूपक बल हिंदी में, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म करना माने फॉर्म बिगाड़ना, रूप बिगाड़ना। तो जितना भी सॉलिड है, सॉलिड की तो शक्ल दिखती है। लिक्विड है, लिक्विड की शक्ल, और गैस की शक्ल वही होती है जो कंटेनर की शक्ल है। शक्ल माने फॉर्म, शेप, आकृति है उसकी। अब देखा होगा कि साहब किसी पंप से आप दबा रहे हैं हवा को, तो हवा का शेप था यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए पंप के सिलेंडर में उसको दबाया तो कम हो गया, उसको ऊपर किया तो बढ़ गया, शेप बदला। उसी तरह से लिक्विड का भी बदलता है। तो इलास्टिसिटी को हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ड्यू टू विच, जिसके चलते हम लोग जो शेप बिगाड़ते हैं, हर बॉडी का शेप है। बॉडी में भी ऑफ सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैस, ऑल पजेसेस ए शेप। तो साहब वो शेप को जहाँ बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो कोशिश माने फोर्स जो लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर्म माने शक्ल होता है, डिफॉर्म करना, शक्ल बिगाड़ना, शक्ल बिगाड़ने वाला फोर्स। तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, उसका फॉर्म बदला जाता है, बदलने की कोशिश की जाती है, तो वो अपोज करता है। अपोज करने का मतलब ये नहीं कि साहब वो बिगड़ता नहीं है, फॉर्म हम बिगाड़ नहीं सकते। बिगाड़ ही सकते हैं, आदमी सब कुछ कर सकता है। सॉलिड को आप दबा सकते हैं खूब ताकत लगा के, लिक्विड को तो थोड़ा कम ताकत लगा के दबा सकते हैं, गैस को बहुत कम ताकत लगा के दबा सकते हैं। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स फैला भी सकते हैं, खींचना भी है, दबाना भी है, दोनों है। रबर को देखते हैं ना, खींचते हैं, रबर को दबाते हैं। तो हालांकि रबर कम से कम इलास्टिक है। पढ़िएगा, देखिए, सॉलिड में रबर इज़ लीस्ट इलास्टिक, लेकिन देखने में लगता है, लोग कहता है कि साहब कपड़े में इलास्टिक लगाते हैं तो वो खूब लंबा चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है, बैठ जाता है। वो इलास्टिसिटी हालांकि उसकी कम है फिज़िक्स की ज़ुबान में, फिज़िक्स की भाषा।
और फिज़िक्स का डेफिनेशन के हिसाब से, और है भी कम, प्रूफ भी है उसका बहुत सारा। स्टील बहुत इलास्टिक होता है, जो सुनने में लगता है उल्टा कि उसको कैसे दबा और खींच सकते हैं, और रबर कम से कम इलास्टिक होता है। रबर इज़ लीस्ट इलास्टिक वेयर एज स्टील इज़ मोस्ट इलास्टिक। ये सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, लिक्विड भी इलास्टिक है, गैस भी इलास्टिक है, यू शुड रिमेंबर। तो हम कह रहे थे कि इलास्टिसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके चलते डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स उसका शक्ल बिगाड़ने का जो फोर्स है वो लगा देने के बाद, और फिर अगर वहाँ से आप फोर्स हटा लें तो बॉडी अपने फॉर्म को रीगेन कर ले। रीगेन करना माने दोबारा प्राप्त करना। हमने किसी इसको दबा दिया, ये कलम को कलम दबा, और ज्यों दबाने वाला फोर्स हमने हटाया तो फिर ये अपनी जगह आ गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफॉर्मिंग ये क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो कहते हैं कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाए जाने के बाद प्रॉपर्टी फिर अपने फॉर्म को दोबारा प्राप्त कर ले, दोबारा रिगेन करे। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी रिगेन्स इट्स शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अंग्रेजी में ऐसे ही कहेंगे। क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी माने कोई वस्तु, मटेरियल से बॉडी बनता है, बॉडी रिगेन्स, बॉडी का शेप होता है, मटेरियल का शेप नहीं। कोई कहे कि लकड़ी है, लकड़ी का शेप, लकड़ी का शेप नहीं भाई, लकड़ी से बना टेबल कुर्सी बेंच तख्ता, इसका शेप है। लोहा है, लोहा का कोई शेप नहीं, लोहा तो मटेरियल है, लेकिन लोहा से चाकू बना, लोहा से छर बना, लोहा से तलवार बनी, लोहा से सो मैनी चीज़, देन उसका एक शक्ल है। देन आई वाज सेइंग कि सब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी रिगेन्स इट्स शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हम लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यहाँ लिख देते हैं, ड्यू टू विच जिसके चलते, याद रखिएगा, बॉडी। ये हम इतना इसलिए बता रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि साहब लड़के क्लास 11th में कम पढ़ते, अदरवाइज आई नीड नॉट राइट दिस डेफिनेशन। वो डेफिनेशन लिखने की हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो डायरेक्ट टॉपिक पे चलते। लेकिन हम बता दे रहे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी रीगेन्स दोबारा हासिल करना, रीअटेन्स बोल सकते हैं, इट्स शेप अपने शक्ल को, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स माने फॉर्म बिगाड़ने वाला फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अब देखिए ये होता क्यों है, माने ये प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है और ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज़ को दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो अपनी जगह लौट आता है। इसकी वजह ये होती है कि दुनिया की जितनी चीज़ है, जितनी चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सब बना है एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से। सो मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू गिव द मटेरियल ए शेप। किसी पदार्थ को शक्ल देने के लिए वो बना हुआ है, बहुत सारा उसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, बहुत वो उसकी संख्या तो 6 × 10⁻³ के ऑर्डर में आता है, 10⁻23 के ऑर्डर में। सो मैनी चीज़ है, सो मैनी एटम्स। लेकिन इतना याद रखना है कि जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ बनी है, सारे के एटम्स के बीच और मॉलिक्यूल्स के बीच, दोनों बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कई एटम से मिलके बनता है। पानी बना है, पानी का मॉलिक्यूल से, एटम नहीं है पानी का। लेकिन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैस है, वो एटम है, एटमिक फॉर्म में है। तो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, कई एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है, डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है। सेम एटम भी मिलके एक ही तरह का एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन मिल गया, H2 बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, H2O का मॉलिक्यूल बन गया एक। देन ऐसे होता रहता है। हम कह रहे थे ये कि साहब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है, दे आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट गैप। दुनिया की किसी भी चीज़ में जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच सेपरेशन है, दे आर नॉट कंटिन्यूस। देखने में तो कंटिन्यूस लगता है, ये कलम है, लोग कहेगा कि साहब इसमें जितना एटम्स मॉलिक्यूल्स होगा सब सटा सटा है। नो, इट इज़ नॉट सो। इसको अगर बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, देन यू विल फाइंड गैप बिटवीन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स।
और जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं दबाने का या खींचने का, दोनों हालत में, स्प्रिंग को देखा होगा ना, दबाते भी हैं खींचते भी हैं। तो दबाने या खींचने का जो फोर्स लगाते हैं, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहा है, देन दिस गैप चेंजेस, ये गैप बदलता है। और इस गैप के बदलने की वजह से, और फिर गैप बदलता है और फिर जहाँ फोर्स हटाते हैं तो फिर अपनी जगह लौट आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कोई पूछे इलास्टिसिटी का कारण क्या है, तो कहिएगा इलास्टिसिटी का कारण, इलास्टिसिटी की वजह है सेपरेशन, यानी चेंज इन सेपरेशन between atoms or molecules of a substance due to application of deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाए जाने के बाद मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच जो सेपरेशन है, उसके बदल जाने का गुण, उसके बदल जाने की प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वजह ये है। इलास्टिसिटी की वजह अगर लोग पूछे तो हम लिखेंगे कॉज ड्यू टू, कॉज्ड बाय चेंज, या कॉज ड्यू टू चेंज इन इंटरमोलिकुलर और इंटरएटमिक सेपरेशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। नहीं, इसको ये वजह है इलास्टिसिटी की। तो इसको लिख दे सकते हैं, हम लिख दे सकते हैं ये कॉज ड्यू टू का है चेंज इन इंटर एटमिक और इंटरमोलिकुलर, इंटर लिखा हमने, इंटर एटमिक या इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, गैप सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड, और जो भी हो, एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या दोनों होगा। देन ये इसकी वजह है। और फिर दूसरी बात ये कि साहब इसको जो दबाते हैं और खींचते हैं तो वो फिर अपनी जगह हमने कहा हासिल कर लेता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी रिगेन हासिल करता है। अब ये इलास्टिसिटी, अभी दबाना को अंग्रेज़ी में कंप्रेशन भी कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, क्या कहते हैं, दबाने के गुण को कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी। जिस पदार्थ को दबाना जितना मुश्किल है, इसका मतलब वो चीज़ उतना इलास्टिक है। ये सुनने में उल्टा लगता है, जो दिक्कत से दबे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, और जो आसानी से दबे उसकी इलास्टिसिटी कम। अब ये सुनने में बिल्कुल हार्ड लगता है। लोग कहता है इलास्टिक बॉल ले आता है, लोग कहता है देखिए आसानी से उसको दबा दिया तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हुई। इलास्टिक लोग कपड़े में लगा लेता है, कहता है देखिए आसानी से खींचा दबाया। लेकिन वही इलास्टिक अगर किसी तार का हो, लोहे का हो, अब चाकू हो, कहिए कहाँ चाकू को हम दबा पाते, कलम है, कलम को कहाँ दबा पाते, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। लेकिन याद रखिए कंप्रेसिबिलिटी जिसकी कम है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इलास्टिसिटी कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा है। और इसी वजह से सॉलिड्स सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, लिक्विड उससे कम इलास्टिक है, गैस उससे कम इलास्टिक है। हालांकि गैस को दबाना बड़ा आसान है, फुटबॉल में देखिए किस तरह से दबा देते उसको, बैलून में दबा देते, कहते कि साहब ही तो है। तो दबाना आसान, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कि साहब उसने दबने का अपोज नहीं किया, और ये अपोज करने का प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दबने का अपोज करने का प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हमने कहा ना बॉडी रिगेन दोबारा हासिल कर लेता है। दोबारा कब हासिल करेगा? जब अपोज करेगा। किसी को आप धक्का दीजिए वो लौट के फिर वहीं चला है, देन दिस इज अपोजिशन। आपकी बात माना नहीं। तो इलास्टिसिटी इज, हमेशा हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी इज इन्वर्स ऑफ, उल्टा। जिस चीज़ को जितना दबा सकें वो उसकी इलास्टिसिटी उतना कम। इसीलिए याद रखिएगा सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक एंड गैसेज आर लीस्ट इलास्टिक। अब सुनने में उल्टा लगता है, हम हमेशा बताते हैं कि देखो अगर नहीं समझ में आ रही बात तो जाके ट्रेन जा रही हो, पटरी के किनारे, लाइन के किनारे खड़े हो के देखो। जाना, ट्रेन जब जाती है तो पटरी नीचे ऊपर करती है, यानी पटरी अब उसमें ज़मीन में कहीं कोई होल नहीं बन रहा, पटरी दबती है और फिर उठती है।
अब वो देखिए उसकी इलास्टिसिटी ये ज़्यादा हुई, अपने फॉर्म को रिगेन के लिए ट्रेन चली गई, फिर अपनी जगह आ गई। ट्रेन जहाँ चल रही है तो पटरी दब रही है, सिकुड़ रही है, माने वो ऊपर नीचे कर रही है पटरी। तो ये इलास्टिसिटी, अगर उसी पटरी को कोई रबर का बना दे, कहिए कि रबर का पटरी, अब उस पर ट्रेन एक बार जाएगी तो पूरा दब ही जाएगा बेचारा। तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम है रबर की, और स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी कम है, उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉज ड्यू टू चेंज इन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन या एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये इसीलिए हम इसको लिखते हैं हमेशा, ये इन्वर्स ऑफ, अभी जो हमने बताया इन्वर्स ऑफ, उल्टा होता है ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जिस चीज़ को दबाना, कंप्रेसिबिलिटी, इसीलिए सो दैट इज़, यानी इलास्टिसिटी सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होता है। इलास्टिसिटी याद रखिएगा, सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड्स का, जबकि इलास्टिसिटी लिक्विड का इससे कम होता है। इलास्टिसिटी लिक्विड का इससे कम होता है, और इलास्टिसिटी गैस का सबसे कम होता है। गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, आसानी से उसको दबा सकते हैं, इलास्टिसिटी गैस का, याद रखी जाएगी बात। और दूसरी बात फिर कि ये इलास्टिसिटी हुआ, अब इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, ये सारी बात जितनी बताई हमने, देयर इज़ नो मेज़रमेंट, दीज आर डेफिनेशंस, दीज आर लैंग्वेजेस, बट देयर इज़ नो मेज़रमेंट, नो मैथमेटिकल टर्म। अब वो मैथमेटिकल टर्म के लिए हम लोग कुछ ये करते हैं, यानी टर्म्स है विच विल बी डिफाइन, और वो टर्म है स्ट्रेस, टर्म है स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेस कहते हैं किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, फॉर्म बिगाड़ने वाला फोर्स, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, याद रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी 3 तरह का होता है, वो ये क्या कहते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लैटरल स्ट्रेस, देयर आर सो मेनी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस क्या है, ये सब स्ट्रेस, स्ट्रेन आर पैरामीटर्स, फिर इसका कांस्टेंट इज पैरामीटर टू डिटरमाइन इलास्टिसिटी, किस चीज़ का इलास्टिसिटी कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसको नापने के लिए वी विल हैव टू डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेस है, याद रखिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, नहीं, किसी भी बॉडी के इकाई एरिया पर लगने वाला फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस। स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होता है, लैटरल स्ट्रेस भी होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं कि साहब अब जैसे इस कलम को हम ऐसे खींचें या ऐसे दबाएं तो लेंथ के अलॉन्ग इट विल चेंज, लेकिन ये दीवार है बगल में, इस दीवार है, बोर्ड है, इस बोर्ड को हम धक्का दें कि इधर गिराएंगे, दीवार को धक्का दें गिराएंगे, अब अपने से धक्का देने से नहीं गिरे, बुलडोज़र से ही गिराइए। तो अब उसमें धक्का जो लगा, इस पर फोर्स लगा ना, तो लैटरल, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बदली, ये बदला क्या, माने इसकी पोजीशन ये ऐसे से ऐसे हो गई, बेंडिंग हो गया, तो उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेस। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, एक लैटरल स्ट्रेस होता है। लैटरल स्ट्रेस को लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी कहता है। देन स्ट्रेस इज, अब स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम भी बदल सकता है, दबाएंगे किसी चीज़ को तो वॉल्यूम बदलेगा, जैसे गेंद को दबाएं, लेकिन इस दीवार को धक्का देंगे तो इसके वॉल्यूम में तो नहीं चेंज होगा, बेंडिंग में चेंज होगा। ऐसे इसको कलम को खींचेंगे तो इसकी लंबाई में चेंज होगा, तो लंबाई में चेंज हुआ तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। परपेंडिकुलर माने इस तरह से चेंज हुआ, ये उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। और अगर उसके बेंडिंग में चेंज हुआ तो कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर करना, बेंड करना, SHEAR, शेयर। देन शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस 3 तरह का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस माने फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया,
फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बेंडिंग, माने बेंड करने के लिए इकाई एरिया पर कितना फोर्स लगाना पड़ा, देन दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको नापने के लिए स्ट्रेस, 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 स्ट्रेस माने डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट में हम लिखा रहे डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसलिए लिखा रहे कि हमको लगता है पढ़ा नहीं पढ़ा कहीं। और ये स्ट्रेस भी 3 तरह का होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल जिसके चलते लेंथ में चेंज हो, जैसे इस कलम को हमने कहा खींचेंगे तो लेंथ में चेंज होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब कहीं किसी चीज़ को, गेंद को ऐसे दाबेंगे या गेंद को ऐसे फैलाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा, सो इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। हमने कहा दीवार को धक्का देंगे, अब न इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ, ना लेंथ में चेंज हुआ, इसके बेंडिंग में चेंज हुआ, देन दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस भी 3 तरह का। ये स्ट्रेस डिफाइंड एज, ये डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिख ही दिया हमने। इसकी जब इकाई होगी तो समझ सकते हैं, माने मेजर्ड इन, इसकी इकाई आसानी से होगी। फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ऐसा यूनिट लिखा है, सीजीएस नहीं लिखा, सीजीएस लिखिएगा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिमिलरली स्ट्रेन भी जो होगा, स्ट्रेन, ये भी इसको हम कहेंगे चेंज पर यूनिट लेंथ या चेंज पर यूनिट एरिया, या उसको कहेंगे माने एरिया में कितना चेंज हुआ, जैसे यहाँ हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेस में। और नहीं तो फिर चेंज पर यूनिट एंगल, कितना एंगल से कोई चीज़ बेंड कर गई, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। इसको हम खींचा, लंबाई को 10 सेंटीमीटर था, एक हो गया 12 सेंटीमीटर। देन 2/10 माने 10 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का चेंज हुआ इस कलम के, अगर मान लीजिए तो 2/10 को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इस कलम का वॉल्यूम कुछ है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने दबाया या खींचा, ये खींचा के 22 हो गया या घट के 18 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में चेंज हुआ 20 में, तो 2/20 ये स्ट्रेन कहलाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। या हमने इसको ऐसे दबाया, अब दबाया तो ये 2-4-5 डिग्री से झुक गया, इधर झुक गया, ये ऐसे सीधा था, जैसे तार का पैर वेर देखते हैं हवा में झुकता रहता है। देन जितना एंगल से वो झुका, दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी, हम स्ट्रेन का डेफिनेशन हम खुद देते हैं किताब में, ये नहीं लिखा मिल सकता है। हम कहते हैं चेंज पर यूनिट शेप हम कहते हैं, लेकिन शेप कहेंगे तो आप समझिएगा नहीं। तो पर यूनिट लेंथ हो सकता है, पर यूनिट लेंथ हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, या पर यूनिट शेप हो सकता है, पर यूनिट एंगल हो सकता है, कितना एंगल के लिए कितना होगा, ये भी हो सकता है। मैंने झुका जो ऐसे, तो हम बेंडिंग इसको कह दें, शेयर, उसको शेयरिंग बोलते भी हैं। ऐसे झुका तो इस एंगल से कितना से झुका, देन दैट इज चेंज पर यूनिट शेप। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, दिस इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो ये हुआ साहब स्ट्रेस और स्ट्रेन। और ये इलास्टिसिटी दुनिया के हर पदार्थ का होता है। इसमें से 2-3 अभी हम कहेंगे कि साहब किसी भी बॉडी के लिए, हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, इंटर की पढ़ाई में तो उसमें लंबा चौड़ा है सब, उसको निकालना है। बात सब इतनी है, हम शॉर्ट में इसको कह रहे हैं बिकॉज के साहब ये जो हमने बताया ये सब आपके 11th क्लास की किताब में मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लंबा चौड़ा करके मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। सारी बातें आप पढ़िएगा तो इतना ही समझ में आएगा। अब असल हमको तो आगे बढ़ना है। अपने लोगों का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बता दें, वो निकालना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। वो इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है वो हम बता देंगे, उसके बाद तब हम कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट्स। और ये भी 3 है इत्तेफाक से, हालांकि इलास्टिक कांस्टेंट 4 है, लेकिन 4 जो है तीनों की कैटेगरी से थोड़ा अलग है, चौथा, इसीलिए उसको हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अभी हम इसको डिफ़ाइन कर देना चाहते कि साहब वो इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है, व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके, मिटा देना, ठीक है। वो
इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है हम बताएं। इलास्टिक कांस्टेंट्स ये जिसकी इलास्टिसिटी किसी चीज़ की नापी जाती है, कौन चीज़ कितना इलास्टिक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये भी 3 होता है, 3 है ये भी, हालांकि एक चौथा भी है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल 3 है। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये इलास्टिक कांस्टेंट्स है 3। ये यंग्स मॉडुलस है, किसको वाई से इंडिकेट करते हैं, उसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यंग आदमी का नाम था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये होता है इलास्टिसिटी, ये होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस divided by longitudinal strain, ये होता है longitudinal strain। देखिए अब स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम इसको फोर्स कह दें, ये F फोर्स और A क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कलम पर है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, जैसे ऐसे फोर्स लगा तो परपेंडिकुलर एरिया लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फोर्स है, ये डिवाइडेड बाय हमने लिखा इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय ये स्ट्रेन है, ये चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितना चेंज हुआ, लॉन्गिट्यूडनल के चलते लंबाई में चेंज होगा, इसको डेल्टा एल कह देंगे। बाय ओरिजिनल लेंथ इसको हम एल कह देंगे, ओरिजिनल लेंथ इसको एल कह देंगे। देन दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसी सॉलिड का ही होगा, इसीलिए इसको लिखते हैं हम कांस्टेंट्स ऑफ ए सॉलिड, कांस्टेंट्स ऑफ ए सॉलिड है ना, सॉलिड का हो। दूसरा है के, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क माने पूरा होता है, यानी वॉल्यूम पूरे चीज़ का वॉल्यूम होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये बराबर होगा, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखा था, यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस, किसी चीज़ को दबाया तो उसके वॉल्यूम में लगाने में फोर्स लगा, ये वॉल्यूम स्ट्रेस। ये बराबर भी होगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एंड ये एरिया है, ये फोर्स, ये एरिया लिखा वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ टोटल एरिया होगा। ये एफ की जगह ऐसे लिख देते हैं हम, एफ फोर्स डिवाइडेड बाय ए टोटल एरिया। वहाँ लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टोटल एरिया। टोटल एरिया में से इस कलम का अगर टोटल एरिया पूछे लो तो 2 पाई आर एच भी होगा, एच ये ऊंचाई प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा एरिया। तो यहाँ टोटल एरिया हमने लिखा है वॉल्यूम स्ट्रेस में। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लिखेंगे ये डेल्टा वी माने चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम में चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड तीसरा स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस है ना, और इसको ईटा से इंडिकेट करते हैं, नहीं इसको शेयरिंग स्ट्रेस तो हम वहाँ स्ट्रेस लिख दिया है पहले। स्ट्रेस का इलास्टिक कांस्टेंट की परिभाषा है, इसको ईटा से इंडिकेट करते हैं, ईटा चाहे छोटा एन से भी इंडिकेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये है सर। और ये बराबर होगा शेयरिंग स्ट्रेस, कितना एंगल से कोई चीज़ झुकी और उसके लिए कितना फोर्स लगा, शेयरिंग स्ट्रेस। ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ऐसे जैसे तार उड़ के पैर को देखा होगा हवा में ऐसे झुकता है तो इस तरह फोर्स लगता है, इसको टेंजेंशियल फोर्स बाय टोटल सरफेस एरिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये टेंजेंशियल फोर्स कितना लगा डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, उसका क्या है सरफेस एरिया। ये हो गया टेंजेंशियल, शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तीन तरह का स्ट्रेस, तीन तरह का स्ट्रेन हमने बताया। शेयरिंग स्ट्रेन, ये एंगल थ्रू विच थीटा थ्रू विच ए बॉडी बेंड्स, माने झुकता जितना इससे है, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाई के ईटा। देन दीज 3 टर्म्स आर
elastic constant. In our class, माने BSc classes, we have to find relation among them. Besides them, there is also one constant. Elastic constant में एक और है जिसको हम लिख के ख़त्म करेंगे, वो है Poisson's ratio. लिखना है, उतारना है, उतार लीजिए लोग, ठीक है। ठीक है, ये चौथा एक हम लिख दे रहे हैं जो उस जैसा नहीं है, ये इससे डिफरेंट है। ये तीनों का क्लास एक है, तीनों की इकाई, ये तीनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर पास्कल उसको लिखिए, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ वेरी कॉमन, उसी का नाम पास्कल भी है प्रेशर के टर्म में। यहाँ अगर लिखिएगा तो के को लोग पास्कल लिख सकता है, इसकी इकाई, बाकी सबको तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माने पास्कल होता है, याद रखिएगा। अब ये तीसरा टर्म है, इसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। ये आदमी का नाम है, पॉइसन नहीं है, पॉइसन्स रेशियो, इसको याद रखना है। और ये होता है कि सर जब किसी चीज़ को हम लोग दबाते हैं, खींचते हैं, जैसे इस कलम को खींचेंगे या दबाएंगे, खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी लेकिन मोटाई तो घटेगी, दबाएंगे तो लंबाई घटेगी लेकिन मोटाई तो बढ़ेगी। तो ऐसे जो लंबाई बढ़ी और कितनी लंबाई थी उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जैसे वहाँ लिखा है ऊपर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसकी चौड़ाई जो घटी उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। एक जगह लैटरल स्ट्रेन भी हमने लिखा है, यहाँ लैटरल स्ट्रेन भी लिखा होगा कहीं पर वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मैंने परपेंडिकुलर स्ट्रेन जो होता है, इट इज़ लैटरल स्ट्रेन। शेयरिंग, ये शेयरिंग स्ट्रेन जो है ये, इसको लैटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं ऐसे। देन यानी किसी भी चीज़ को जब दबाइएगा, खींचेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो मोटाई घटेगी, लेंथ घटेगा तो मोटाई बढ़ेगी। तो इकाई लंबाई में कितना चेंज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसमें कितना चेंज हुआ, वो लैटरल स्ट्रेन। देन लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको कह सकते हैं ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल कह दें, बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इसको बड़ा एल कह दें, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसको कहेंगे चेंज इन लेंथ। यहाँ चेंज, लैटरल स्ट्रेन में उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया ये, दरअसल ये इसमें होगा चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, माने चेंज इन, ये है ना इसका एरिया है कितना, वो घट के कितना हो गया, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जितना था उसका। एंड ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऊपर भी लिखा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ माने डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ ये एल, इसको बोलेंगे पॉइसन्स रेशियो सिग्मा। दीज फोर आर, अच्छा ये यूनिटलेस होगा, ये याद रखिएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है, बिकॉज के इट इज़ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, स्ट्रेन, ये सब की इकाई है। इसकी इकाई यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तीनों की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यूनिट्स ऑफ, या हम लिख देते हैं यहाँ यूनिट्स ऑफ, ऐसा यूनिट ही हम लिख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ वाई के ईटर, ये बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पर लोग इसको पास्कल भी लिखता है, पास्कल इसी को लिखते हैं, और नॉट एवरीवेयर, समवेयर प्रेशर में उसको लोग लिखता है पास्कल इसके टर्म में, बाकी जगह नहीं लिखते। और सीजीएस है ये ऐसा यूनिट, ये पॉइसन्स रेशियो सिग्मा बराबर याद रखिएगा, दिस इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई इकाई नहीं। देन आई थिंक दिस मच यू रिमेंबर टुडे, एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन, पहला क्वेश्चन होगा टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वाई के ईटा सिग्मा।
इस तीनों कांस्टेंट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना, रिलेशन बताना है y, k, eta, सिग्मा के बीच। ऑल दिस 4 कांस्टेंट्स आर रिलेटेड विथ वन अनदर। तो वो क्वेश्चन यही आता है इम्तहान में, आपको क्वेश्चन ये सब डेफिनेशन नहीं आएगा, इम्तहान में पूछेगा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। दीज आर इलास्टिक कांस्टेंट्स and among them we have to find relation. Okay.